है थोड़ा सा, ठीक है। स्टार्ट कर देते सेशन। लास्ट हमने आई थिंक शायद डायनामिक विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था कि कैसे हम डायनामिक विस्कोसिटी को मतलब समझने की कोशिश की हमने कि बेसिकली जो आपका नो स्लिप कंडीशन है, फिर वहां से हम स्टार्ट करा आगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टरबेंस है, क्योंकि डिस्टरबेंस किसकी वजह से वो आपको पता है, सॉलिड बाउंड्री जब आएगी कभी भी फ्लो में बीच में तो डिस्टरबेंस होगा मोमेंटम का, और वही मोमेंटम डिस्टरबेंस बेसिकली ऊपर तक फ्लो कर रहा है, ठीक है। वही जो मोमेंटम डिस्टरबेंस वाली जो चीज है वो ऊपर तक प्रोपेगेट करती जा रही है, किसकी हेल्प से, विस्कोसिटी की हेल्प से। तो विस्कोसिटी बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगेंस्ट द मोशन, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड। तो इतना तो हमने चीजें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, तो यहां तक हमने चीजें डिस्कस करा था, ठीक है। आई थिंक शायद हमने उसके बाद वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी लिखा था क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखा था, एक बार कंफर्म कर दो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी अच्छा नहीं लिखा था ना, ओके ओके ठीक है डन, ठीक है। तो हमने सिर्फ न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लिखना काइनेमेटिक विस्कोसिटी, नेक्स्ट लिखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, म्यू से जनरली डिनोट करते हैं हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्या, ठीक है। तो जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि यार काइनेमेटिक विस्कोसिटी बेसिकली रेशियो है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है, सिंपल सी है। हाँ अच्छा, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। तो सिंपली जब हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब आपको यूनिट शायद याद होगा हमने क्या लिखा था, ये था केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड। डेंसिटी का यूनिट आपको ऑलरेडी पता है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। मीटर स्क्वायर पर सेकंड बेसिकली हमारा यूनिट होने वाला है। तो ये तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया। अब अगर इस यूनिट में हम ध्यान से देखें तो क्या खास बात है, बेसिकली इसमें मास का टर्म नहीं है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें डज नॉट कंटेन मास, ठीक है, डज नॉट कंटेन मास। ये चीज बहुत बेसिक सी बात है, हमें डायरेक्टली पता चला देखिए यार मीटर स्क्वायर पर सेकंड, मास का टर्म नहीं। चलो एक तो ये बात हमें ऑब्जर्वेशन पता चलती है कि मास नहीं बोल रहे हैं, डज नॉट कंटेन मास। अब ध्यान से देखते हैं जो रेशियो है ना, ये रेशियो बता क्या रहा है, देखो फॉर्मूला ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों रेशियो बेसिकली रेशियो डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनका, बट क्या फिजिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखते हो कि यार ये जो डायनामिक विस्कोसिटी है ये कर क्या रही है, जो मोमेंटम डिस्टरबेंस हुआ वही उसी मैसेज को तो ऊपर तक प्रोपेगेट करा रहा है। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, डिफ्यूज कर रहा है मोमेंटम डिस्टरबेंस को, जो भी मोमेंटम में डिस्टरबेंस हुआ है उसको डिफ्यूज कर रहा है ऊपर तक, मतलब फ्लो में डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का रिलेशन किससे, मास से, और मास का रिलेशन इनर्शिया से बेसिकली। मतलब जो इसका खुद का मोमेंटम है उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मास, उतना ज्यादा इनर्शिया देखने को मिलेगा। इनर्शिया का मतलब सिर्फ इतना है, अपनी कंडीशन इनिशियली जो ओरिजिनल कंडीशन होती है उसको क्या कंटिन्यू रखना, उसको कंटिन्यू रखना, ठीक है। ठीक है, उसको क्या करना, कंटिन्यू रखना। तो अगर मैं डायनामिक विस्कोसिटी की बात करूं तो ये क्या है, ट्राइज टू डिफ्यूज, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ट्राइज टू डिफ्यूज डिस्टर्बेंस इन मोमेंटम, ठीक है, ट्राइज टू डिफ्यूज मोमेंटम, ठीक है, करेक्ट। तो जो डिस्टरबेंस हुआ है मोमेंटम को उसको डिफ्यूज मतलब उसको स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है,
अब ऑब्वियस सी बात है, अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होगा तो जो भी मोमेंटम डिस्टर्बेंस एक बार कहीं आपको मिले नियर द सॉलिड बाउंड्री, वो बेसिकली बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक आपको देखने को मिलेगा उनका इफेक्ट। अगर विस्कोसिटी बहुत कम है तो उसका इफेक्ट, मोमेंटम डिस्टर्बेंस का इफेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक आपको देखने को नहीं मिलने वाला सिंपली। और डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी का किससे रिलेशन है? सिंपली मास से, और मास का रिलेशन किससे है? बेसिकली इनर्शिया से। तो इनर्शिया सिंपली मीनिंग होता है अपनी इनिशियल कंडीशन जो उसका है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। अब आपने आईडी एक बार शेयर कर दिया ना प्रॉपर्ली सबको, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा इशू था कि कुछ को मिला है कुछ को नहीं मिला है शायद। हाँ सर, 24-25 पार्टिसिपेंट है कम से कम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक बार देख लेना मैसेज, अगर आपका कोई ग्रुप है तो उसमें सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, हम इसकी बात करें डेंसिटी, मास एंड मास का रिलेशन इनर्शिया। इनर्शिया सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं ट्राइज टू मेंटेन द मोमेंटम, tries to maintain its momentum। ये चीज विस्कोसिटी क्या है? जो डिस्टरबेंस हो रहा है मोमेंटम में उसको बेसिकली प्रोपोगेट कराना अलोंग द फ्लो, मतलब इन द फ्लो बेसिकली। और जितना ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मास, उतना ज्यादा इनर्शिया बेसिकली। और ये क्या करेगा? अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा, अपने मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये रिलेटिव आप चेक कर रहे हो कि कितना डिस्टरबेंस हो पा रहा है और कितना वो अपने मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक रिलेटिव एबिलिटी है फ्लूइड का। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये रिलेटिव एबिलिटी देखना चाह रहा है फ्लूइड की, कि भाई ये डिस्टरबेंस को कितना प्रोपेगेट कराएगा और ये कितना मेंटेन करने की कोशिश करेगा अपने मोमेंटम को। क्योंकि जैसे ही सॉलिड बाउंड्री की कांटेक्ट में फ्लूइड आता है मोमेंटम डिस्टर्ब होता है। अब फ्लूइड की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे बेसिकली, कि वो जो डिस्टरबेंस आया है मोमेंटम में वो पूरे फ्लो में किधर तक जा रहा है। इतना ज्यादा विस्कोसिटी उतना ज्यादा विस्कस इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, विस्कोसिटी कम होगा तो बहुत कम आपको विस्कस इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ये बात क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर? तो इसको लिखने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट्स। इसी के बाद ये सब नोट करने के बाद एक पॉइंट नोट कर लेना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव एबिलिटी of a fluid to diffuse disturbance in momentum as compared सर रिपीट कर दीजिए एक बार। स्टार्टिंग से लिखो। काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट्स its ability। आई थिंक किसी का माइक ओपन है, उसी वजह से डिस्टरबेंस हो रही है सर। किसी का माइक ओपन है आई थिंक शायद। अगर किसी का माइक ओपन है तो प्लीज अनम्यूट कर देना, ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ अ फ्लूइड to diffuse disturbance in momentum, relative ability of a fluid to diffuse disturbance in momentum as compared to the ability of sustaining the original momentum.
ठीक है, लिख लिया, डन, सबने लिख लिया पॉइंट। ठीक है, चलो, तो ये तो नेक्स्ट ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब कुछ ना इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमें नोट करने हैं, इसमें नोट पॉइंट करके लिख लेना। अच्छा एक सेकंड, इसमें हमने इसका यूनिट नहीं लिखा है, सीजीएस वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा हो गया, यूनिट्स की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसआई यूनिट, एसआई यूनिट एंड देन फिर आपका सीजीएस यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट आपका सिंपली है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका एसआई यूनिट है। ठीक है, आपको याद होगा डायनामिक विस्कोसिटी में सीजीएस यूनिट हमने क्या बोला था, पॉइस। बेसिकली यहां पे जो नाम है वो है स्टोक्स। ठीक है, स्टोक्स बेसिकली वही साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। सीजीएस आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। अब जब एसआई में मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 1 स्टोक इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगेन मुझे कन्वर्जन चाहिए, क्योंकि जनरली यूनिट्स हमेशा आपको सीजीएस में देंगे, हमें यूज करनी है किसमें, एसआई में। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, तो आपका ये जो 1 स्टोक है तो इसका कन्वर्जन भी हमें पता चल गया कि भाई ये क्या है, 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कन्वर्जन हमेशा पता होना है। ठीक, कन्वर्जन का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये चीज कन्वर्जन एक बार क्लियर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूमेरिकल्स में। तो छोटी छोटी चीजें जो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड, सीजीएस में स्टोक्स, स्टोक बोलने का मतलब आपका सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड हम बात कर रहे हैं सीजीएस, तो 1 स्टोक बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कन्वर्जन करोगे तो 10 टू दी पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगेन वही चीज आपका क्या है, जैसे वहां पे सेंटी पॉइस था तो यहाँ पे सेंटी स्ट्रोक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मैं एक चीज लिख सकता हूं, 1 सेंटी स्ट्रोक। जैसे आपने सेंटी पॉइस देखा था, बेसिकली वही चीज है, 1/100 स्ट्रोक। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेसिकली। कई बार होगा कोई सेंटी स्ट्रोक दिया होगा तो आप 1/100 स्ट्रोक लिखोगे। ठीक है, तो ये यूनिट ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो उसके रिगार्डिंग हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, तो काइनेटिक विस्कोसिटी क्लियर है। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, सिंपली फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको फिजिकल इंटरप्रिटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यूनिट। नेक्स्ट आ जाओ, कुछ नोट पॉइंट इसमें लिखना, नोट पॉइंट। ठीक है, नोट पॉइंट लिखना सबसे पहले। ठीक है, नोट पॉइंट में आप इसमें एक लिख सकते हो। देखो आपको पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, हमने ये चीज ऑब्जर्व करा था, म्यू थीटा डॉट, क्योंकि रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है। या फिर इसको मैं ऐसा लिखूं, अच्छा शेयर स्ट्रेस को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, फोर्स अपॉन एरिया, बेसिकली शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। सेकंड चीज क्या है, जो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, मतलब रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के बराबर था, तो मैं ऐसा भी लिखूंगा। ठीक है, चाहे इसको डी थीटा बाई डी टी ऐसे लिख लो, चाहे डी यू बाई डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट के टर्म्स में लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या है बात, देखो शेयर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला आ गया, ये कंप्लीट फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। चाहे इसको आप ऐसा लिख लो, म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, इस तरीके से ये चीज। अब एक चीज क्या है, देखो शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू मैं फोर्स बोल सकता हूं, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डी थीटा बाई डी टी। करेक्ट है,
ये बात रिलेशन यहां से समझ में आता है कि यार शेयर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शेयर फोर्स एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब क्या चीज है देखो, इसमें अगर मैं कंसिडर करूं, इसमें एक केस ए कंसिडर करता हूं। देखो, फॉर गिवन शेयर फोर्स या फिर शेयर स्ट्रेस भी बोल सकता है कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। गिवन शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस अगर मैंने लिखा है, लेट सपोज कोई गिवन शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये देखने को मिला, लेट सपोज कि जो आपका डी थीटा बाई डी टी है, मतलब एंगुलर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जिसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है, ये चीज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन अगर ये कम है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। लेट सपोज ठीक है, ये आपका डी थीटा बेसिकली, ये एंगुलर जो चेंज आया है, ये एंगुलर चेंज आ रहा है। अब डी थीटा बाई डी टी, आप ये चेक करो कि आपने कोई गिवन शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस ऐसा बोल रहे हैं, लेट सपोज, तो उसके लिए आपने क्या चेक करो, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। अगर इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है फॉर अ गिवन शेयर फोर्स और शेयर स्ट्रेस, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इज मोर, ऐसा लिख लेते हैं, इज मोर। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कोई शेयर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं फॉर या गिवन शेयर स्ट्रेस ऐसा मैं बोल रहा हूं और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है, इट मींस क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, हाई होगा, लो होगा, क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या होने वाला है, लो, यस यस एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सत्य, मीनाक्षी, सैयद, हाँ बिल्कुल सही है, लो होगा, क्यों, अरे जब आपने कोई गिवन शेयर फोर्स अप्लाई किया उसके लिए आपको रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिल रहा है, मतलब आपने शेयर फोर्स लगा, डिफॉर्म बहुत ज्यादा हो गया, इट मींस वो रजिस्ट नहीं कर पा रहा होगा उतना, तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस टू फ्लो क्या होगा, इज लो। एंड इसका मीनिंग क्या है बेसिकली, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कि आप ये बोल सकते हो विस्कोसिटी इज लेस, है ना, ये बात हम देख सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि यार कोई गिवन शेयर फोर्स आपने अप्लाई किया और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला आपको, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो कम रहा होगा, तभी तो ज्यादा डिफॉर्म हुआ है वो, और जब रेजिस्टेंस टू फ्लो कम रहा होगा तो ऑब्वियसली बात है विस्कोसिटी कम है ना, ये चीज हम बोल सकते हैं सिंपली। अब अगर यही चीज को अगर मैं दूसरे तरीके से कंसीडर करूं, लेट सपोज इस तरीके से, ठीक है, इसी में दूसरा केस ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, फॉर अ गिवन शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस कि डी थीटा बाई डी टी इज लेस, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन जो हुआ होगा बहुत कम है, जो एंगुलर चेंज देखने को मिला आपको ये बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में बहुत कम, सेम आप अप्लाई करो, सेम शेयर फोर्स अप्लाई करो बट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कम देखने को मिला, ठीक है, तो क्या होगा, इसका मतलब बेसिकली हम यहां से बोल सकते हैं, ये क्या हमें बता रहा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो
मोर। अब जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तभी तो एंगुलर डिफॉर्मेशन कम देखने को मिला। सिंपल लॉजिक है। आपने कोई शेयर फोर्स लगाया किसी फ्लूइड में, आपको रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो एंगुलर डिफॉर्मेशन था वो बहुत कम दिखे। अब कम तो इसलिए दिखे होंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्लूइड ने रेजिस्ट ज्यादा किया होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी म्यू इज हाई। करेक्ट। तो सिंपली हम यहां से ये पॉइंट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि विस्कोसिटी हाई रही होगी तभी रेजिस्टेंस ज्यादा है और तभी आपको एंगुलर डिफॉर्मेशन जो देखने को मिला वो कम है। ठीक है, ये बहुत बेसिक से पॉइंट है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से। ठीक, इसी में नेक्स्ट इसको नोट कर लो फटाफट। इसको नोट करने पर नेक्स्ट एक और पॉइंट हमें देखना है इसी विस्कोसिटी से रिलेटेड। अच्छा, जो हमने फॉर्मूला लिखा है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग, तो जो हमने न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ा था, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम क्या बात बोल सकते हैं स्पेशली कि न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में जो विस्कोसिटी है क्या वो वेरिएबल है, क्या वो वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, कि वो कांस्टेंट रहने वाली है। फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड viscosity is constant or it is a variable depending upon the conditions. बताओ। न्यूटोनियन फ्लूइड बड़ा है ना, न्यूटोनियन फ्लूइड बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो कर रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? shear stress is proportional to rate of deformation या rate of shear strain। ये बात सही है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए मैं पूछ रहा हूं कि विस्कोसिटी कांस्टेंट पैरामीटर है कि वेरिएबल पैरामीटर है? बताओ, कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा? ठीक है, कांस्टेंट। यस एग्जैक्टली कांस्टेंट है। बिल्कुल 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 मनीषा, सूर्य, ऋषभ, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है। अब देखो, आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा। देखो अब क्वेश्चन क्या है देखना। आई थिंक सेकंड पॉइंट होगा ये हमारा। ठीक है, लेट सपोज देखो ये है आपका डी थीटा बाई डी टी बोल लो या फिर डी यू बाई डी वाई बोल लो। ठीक है, ये चीज, और ये हमारा है शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ये वाला जो एक्सिस हमारा इस तरीके से, ये डी थीटा बाई डी टी या वेलोसिटी ग्रेडियंट या शेयर स्ट्रेस। ये आपका फ्लूइड 1, फ्लूइड 2, फ्लूइड 3। यहां से मैं क्या बात बोल सकता हूं, किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? किसका विस्कोसिटी ज्यादा होने वाला है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? 1 सर 3 का। 3 का। 3। देखो सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिकली यहां पे क्या है? स्लोप है। स्लोप किसका ज्यादा है? थर्ड वाले का। तो विस्कोसिटी ऑफ थर्ड करेक्ट, ये बात सही है। अरे सिंपली हमें चेक करना स्लोप किसका ज्यादा होगा। तीनों न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, तीनों ही न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं, बट जिसका स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप बेसिकली shear stress डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल लो, वो स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा विस्कोसिटी होने वाला है। करेक्ट। तो सिंपली मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि जो थर्ड है उसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा सेकंड के कंपैरिजन में, फिर 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी पॉइंट है जो आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसी में आप यहां पे लिख सकते हो
कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड viscosity is constant. ठीक है, विस्कोसिटी इज कांस्टेंट. विस्कोसिटी आपका चेंज नहीं होगा जैसे अगर आप शेयर फोर्स चेंज करते हो या वेलोसिटी ग्रेडियंट को चेंज कर रहे हो या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हो. ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जब तक आप न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हो, क्योंकि न्यूटोनियन फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा. अगर आप शेयर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बढ़ेगा. तो ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है विस्कोसिटी का फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड. ठीक है, बट इन जनरल बहुत सारे फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन भी होते हैं. कुछ पर्टिकुलर जो फ्लूइड्स हैं वो न्यूटोनियन की तरह बिहेव कर रहे होते हैं. ठीक है, वो चीज हम आगे देखेंगे फ्लूइड के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. बट ये सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड विस्कोसिटी इज कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर की हम बात करें तो शायद आपको याद हो, ये चीज आप याद रख सकते हो विस्कोसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि आप देखोगे बहुत जगह ऐसा क्वेश्चन पूछ भी जाता है. मतलब जैसे स्टेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते पीएसयूज में, वहां पे चीजें जनरली पूछ लेते हैं. वहां पे ये जनरली चीजें पूछी रहती है. ठीक है, कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या है. तो जनरली जो एक वैल्यू हम यूज कर रहे होते हैं वो है 1 सेंटीपोइस. 1 सेंटीपोइस एट 20 डिग्री सेल्सियस. एट 20 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस. तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर 1 सेंटीपोइस एट 20 डिग्री सेल्सियस. अब ठीक है, ये बात समझ में आती है. सिमिलर वे में एयर का भी विस्कोसिटी होता है, इट इज अराउंड 1.8. हम ये बात मान सकते हैं कि विस्कोसिटी ऑफ एयर जो है वो है 1.8. अच्छा, 1.8 से पहले ये इसका वैल्यू कितना हुआ, इसको अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट में लिखना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर माइनस कितना होगा, ये 1 सेंटीपोइस है और एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं 10 टू दी पावर माइनस कितना आएगा ये, हाँ 3. क्योंकि सेंटीपोइस तो क्या 1 अपॉन पॉइस, 1 अपॉन 100 पॉइस. ठीक है, जो आप 1 सेंटीपोइस की बात करते हो ये हो जाता है 1 अपॉन 100 पॉइस. और 1 पॉइस तो ऑलरेडी कितना है 0.1. ठीक है, तो टोटल क्या हो गया 10 टू दी पावर माइनस 3. मतलब ये आपका यूनिट हो गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये चीज ये तो ऐसा यूनिट में हो गया. अब अगर मैं वाटर की बात करूं और सॉरी एयर की बात करूं तो एयर का ना अराउंड 1.8 समथिंग होता है इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. एंड ये तो जस्ट हम एक कॉमन सेंस से भी बात कर सकते हैं कि भाई हमें पता है कि जो आपका विस्कोसिटी है वाटर का वो ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर. ठीक है, ये बात तो जस्ट आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हो बिल्कुल. बट क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी सेम रिलेशन फॉलो करेगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर वाटर इज ग्रेटर देन एयर. काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, ये तो हमने डायनामिक विस्कोसिटी की बात करी. काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हम बात करते हैं तो क्या वाटर का ज्यादा होगा कि एयर का ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, एयर का ज्यादा होगा. ठीक है, ये वैल्यू भी आपका 20 डिग्री के लिए एयर सूर्य. हाँ बिल्कुल सही बात है. क्यों, देखो जब आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हो तो आपको पता है डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी. डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी अगर तो आप यहां पे देखोगे कितना डायनामिक है 10 टू द पावर माइनस 3. डेंसिटी आपको पता है ऑलरेडी 3 होता है. तो कितना वैल्यू आ चुका है 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. किसकी बात हो रही है, वाटर की. ठीक है, करेक्ट. बट अगर मैं एयर के लिए निकालूं
डायनेमिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो डायनेमिक लेट सपोज ये 1.8 है इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.2 बेसिकली डेंसिटी रहता है, 1.2 समथिंग है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 मान लेते हैं। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा, देखो लेट सपोज ये 1.8 को मैं 2 भी मान लूं तब भी आपको पता है ये 10 टू द पावर -5 है, 2 इंटू 10 टू द पावर -5 लेट सपोज, और ये हो गया 10 टू द पावर -6। तो यहां से आपको डायरेक्टली अगर आप कंपेयर करोगे, वैल्यू निकालोगे, आपको पता चल रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, सॉरी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जनरली इसके बेसिस पर हम ये भी बोल देते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी वाटर का ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपको ये पता है, बट ये भी पता होना चाहिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी में उल्टा हो जाता है, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर की देखते हो बहुत ज्यादा है, इस वजह से वैल्यू कम आ रही है, बट यहाँ पे वैल्यू 1.2 कम है, ठीक है। 1.2 बेसिकली केजी पर मीटर क्यूब हम एयर का डेंसिटी अज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ एयर जो हमने कंसीडर करी है वो है 1.2 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इस तरीके से। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना बेसिकली वैल्यूज है, ठीक। उसी हिसाब से आप विस्कोसिटी ऑफ वाटर एंड एयर का वैल्यू कंपैरिजन कर सकते हो कि हाँ इतना टाइम से, वो सब चीजें, ठीक। तो उस हिसाब से आप चीजें चेक कर सकते हो, ठीक। अच्छा, लेट सपोज ये 1.8 इसको मैं 2 के इक्विवेलेंट भी मान लूं, इसको 2 के इक्विवेलेंट मान लूं, तो ये कितना हो जाएगा, विस्कोसिटी ऑफ वाटर कितने टाइम्स ऑफ होगा, कितने टाइम्स होगा विस्कोसिटी ऑफ एयर के। अगर लेट सपोज इसको मैं 2 ही मान लेता हूं, एयर वाले को 1.8 की जगह मैं 2 भी मान लूं लेट सपोज, तब भी तो 2 इंटू 10 टू द पावर -5 और वो 10 टू द पावर -3 है ना, 50, यस अप्रोक्सीमेटली 50 के आसपास, 50 एक्चुअली मैंने 1.8 था तो इसको 2 माना, तो 50 से 55 आप ये मान सकते हो, वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं मानूं तो 50 टाइम्स ज्यादा है विस्कोसिटी वाटर का, अप्रोक्सीमेटली 50 टाइम्स ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी के केस में चीजें उल्टी हो जाती है, क्या, एयर का काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वाटर, ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट। देन हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर्स, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डन, नोट हो गया ये चीज। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी में सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड, ठीक है। डायनामिक विस्कोसिटी में भी सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड, ठीक है। अब लिक्विड की जब बात करते हैं, देखो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर की हमने बात करी है, तो टेम्परेचर लेट सपोज इंक्रीज किया जा रहा है, टेम्परेचर को आप कर रहे हो इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे फॉर लिक्विड्स। जब आप लिक्विड की बात करते हो और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो विस्कोसिटी में क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा।
डिक्रीज होगा, यस एग्जैक्टली। ठीक है, देखो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डिपेंड ये इस बात पे करेगा, डिपेंड इस बात पे करेगा कि यार विस्कोसिटी जो हम बात करते हैं इन लिक्विड्स, उसका रीजन क्या है, एंड उसका रीजन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। विस्कोसिटी इन लिक्विड्स बेसिकली किसकी वजह से होता है, क्या रीजन है। एक बार आपको रीजन क्लियर है तो फिर आप उस रीजन को टेम्परेचर के साथ रिलेट कर सकते हो, क्योंकि जो रीजन है अगर वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली विस्कोसिटी बढ़ेगा, अगर इनवर्स कुछ रिलेशन है तो डेफिनेटली विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। और रीजन क्या है बेसिकली, जब आप लिक्विड्स की बात करते हो विस्कोसिटी का रीजन क्या होता है, यस कोहेसिव फोर्सेस, कोहेजन, यस एग्जैक्टली। तो यार एक सिंपल सी बात है, कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ऑब्वियस ही बात है मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंशन तभी तो होता है जब मॉलिक्यूल्स आपस में जो थे साथ में उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ा है, वो डिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली इंटरेक्शन कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस। तो जो कोहेसिव फोर्सेस होंगे डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने से क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज होंगे। अब कोहेसिव फोर्सेस ही डिक्रीज हो गए जो कि एक्चुअल में रीजन है विस्कोसिटी का इन लिक्विड्स, तो विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आई। तो टेम्परेचर इंक्रीज तो हम बोल सकते हैं जो कोहेजन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो बेसिकली डिक्रीज कर रहा है, और कोहेजन डिक्रीज कर रहा है तो बेसिकली हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि विस्कोसिटी विल आल्सो डिक्रीज, विस्कोसिटी विल आल्सो डिक्रीज। तो टेम्परेचर बढ़ा, कोहेजन डिक्रीज हुआ तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इसका उल्टा होगा तो अपोजिट सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होंगे, पास पास होंगे, डिस्टेंसेस कम पास पास होंगे, मींस कि इंटरेक्शन अब ज्यादा हो रहा होगा। इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो रेजिस्टेंस भी ज्यादा ऑफर कर रहे होंगे अगेंस्ट द रिलेटिव मोशन, तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि यार जो रीजन क्या है, विस्कोसिटी का रीजन क्या है, एंड उस रीजन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है ना। तो वो चीज है। तो कोहेजन बेसिकली क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टोटली डिपेंड करते हैं कि आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ये तो लिक्विड की बात हो गई। नेक्स्ट अगर मैं गैसेस की बात करूं, नेक्स्ट अगर हम गैसेस की बात करें, अब गैसेस के केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा। गैसेस के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज। करेक्ट है, इंक्रीज। मनीषा, मीनाक्षी, हाँ ऋषभ, यस एग्जैक्टली इंक्रीज। बट इंक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जब आप विस्कोसिटी की बात करते हो गैसेस में, विस्कोसिटी की बात करते हो गैसेस में, तो रीजन क्या है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज जो हो रहा है मॉलिक्यूल्स, यस बिल्कुल। तो ये बात सही है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्या वो चीज बढ़ेगी घटेगी, ये चीज हमें समझना है। अब मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर तो तभी होगा ना जब मॉलिक्यूल्स का मोशंस में होंगे, ऑब्वियसली बात है, मास इनटू वेलोसिटी। अब टेम्परेचर का इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होना, मतलब उनका वेलोसिटीज ज्यादा होगा एट अ हायर टेम्परेचर लेवल। तो जब वेलोसिटीज ज्यादा होंगी तो ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब ज्यादा मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली विस्कोसिटी विल इंक्रीज। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से हमें ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। देखो जो वेलोसिटी की हम बात करते हैं, आप आई थिंक शायद आपने स्कूल फिजिक्स में पढ़ा हुआ, आई थिंक 11th में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जब आप मॉलिक्यूल्स फ्लूइड का एनालिसिस करते हो तो मॉलिक्यूल्स जो मोशन कर रहे होते हैं उसकी एक वेलोसिटी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो जनरली हम उससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, बेसिकली आपका क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर इंक्रीज हो।
ठीक है, और मोमेंटम ट्रांसफर बेसिकली ही रीजन है आपका विस्कोसिटी का इन गैसेस, तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज है, तो आपको ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि यार टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ती है, देन मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ता है, देन विस्कोसिटी बढ़ती है। अच्छा, आप अगर इसका कंपैरिजन देखोगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, तो एक फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हो, अंडर रूट 3r बार t डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, रिलेशन ऐसा याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको दिमाग में क्या रखना है, रिलेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आपको लॉजिक दिमाग में रखना है, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो हम डिस्कस करते हैं स्कूल में, वहां से आता है रिलेशन। रिलेशन से इंपॉर्टेंट ये है कि यार वेलोसिटी एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या है, इसके बेसिस पे मैं रिलेशन क्या लिख सकता हूं कि यार रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर टी, अंडर रूट टेम्परेचर टी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है, अंडर रूट टेम्परेचर टी। ठीक है, और जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा आपका, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी, जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना मोमेंटम ट्रांसफर, और उतना ही विस्कोसिटी। तो क्या मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं सिंपली कि विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर टी। अच्छा, टेम्परेचर टी शुड बी इन केल्विन, ये चीज याद रखना। इसमें जनरली जो हम टेम्परेचर यूज करते हैं बेसिकली केल्विन में यूज करते हैं, इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में मत रखना कभी टेम्परेचर। तो ये यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चलती है कि यार ये वाला चीज, विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, तो यहां से हमें बात पता चली। अब टेम्परेचर के रेस्पेक्ट हमने देख लिया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज, विस्कोसिटी डिक्रीज। यहां पे टेम्परेचर बढ़ाया, वेलोसिटी इंक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज, तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज। ठीक है, तो वो चीज है। अब बात ये समझना यार, हमने प्रेशर का कंसिडरेशन नहीं किया। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर के साथ क्या रिलेशन होगा, जब आप प्रेशर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो क्या होगा, ये तो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमने वेरिएशन देख ली, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या होने वाला है, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर क्या होगा, क्या होगा, फटाफट बताओ। ये चीज सुना होगा आपने कि जो डायनामिक विस्कोसिटी होता है ऑफ लिक्विड एंड गैस is not affected by pressure, basically not same as temperature, no change। देखो, डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करो, अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर लेना। यहाँ पे हम डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, काइनेमेटिक की तो खैर अभी बात ही नहीं करी है। डायनेमिक विस्कोसिटी में जब आप देखते हो तो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, लिक्विड एंड गैसेस दोनों में ही आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, हाँ, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हो तो बात अलग है, वो हम प्रैक्टिकल कंसिडरेशन की हम बात ही नहीं करते। जो हमारा डिस्कशन है, हम नॉर्मल जो प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। अभी क्लास नहीं है तुम। हाँ, ठीक है, आई थिंक माइक खुला है किसी का। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी की जब बात करते हो तो सुनो कि क्या है कि वो लिक्विड एंड गैसेस की जब बात करोगे ना, तो वो प्रेशर के रिस्पेक्ट में अफेक्टेड नहीं है। प्रेशर आप इंक्रीज करो डिक्रीज करो, एज सच कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर आप बहुत हाई प्रेशर करते हो तब बात अलग है। अब एक जनरल डाउट आता है लिक्विड के केस में, चलो आपको पता है इनकम्प्रेसिबल है तो प्रेशर का उतना खास चेंज देखने को मिलेगा नहीं।
गैसेस के केस में तो ऐसा फील होता होगा शायद कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वो सब चीजें, मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ेगा, फिर ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को? no, sir. ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है तो उसके लिए आपको एक चीज ये सोचना है, देखो जो ये चीज है वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, √3 r, r बार क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर T, एब्सोल्यूट टेम्परेचर m, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब एक चीज देखोगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना, ठीक है, अच्छा जब मैं प्रेशर के रेस्पेक्ट में चेंजेस देख रहा हूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बात समझ लेना। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है उसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगा इट विल डिक्रीज, एंड अगर आप प्रेशर डिक्रीज करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम विल इंक्रीज। ये बात सही है? नहीं नहीं, इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल तो आपका लिक्विड है ना, एयर को इनकंप्रेसिबल कैसे बोल सकते हो? तो गलत है बिल्कुल। लिक्विड्स आर जनरली कंसीडर्ड एज इनकंप्रेसिबल, एयर को इनकंप्रेसिबल नहीं बोल सकते, वो तो डेफिनेटली कंप्रेसिबल है। ठीक है, सुनो बात, अब फॉर अ गिवन टेम्परेचर, फॉर अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है, फॉर अ गिवन टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक, वो चीज। अब इन दोनों के इफेक्ट आपको पता है कि प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, तो इनका प्रोडक्ट बेसिकली आपको कांस्टेंट ही दिखाई देगा, ये वैल्यू, मतलब जितना प्रेशर में इंक्रीज उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम में डिक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम में इंक्रीज, तो दोनों का इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। अब ये जो रिलेशन लिखा था ना, ये वाला रिलेशन, दिस रिलेशन, तो अगर आप इस रिलेशन की बात करते हो तो जो ये VRMS है √3r/T डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, एंड आपको ये चीज रिलेशन पता होना चाहिए, और प्रेशर वॉल्यूम इक्वल्स टू r/T, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, वैसे इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी मैकेनिकल वालों ने शायद ये डिस्कस किया होगा पहले। आइडियल गैस इक्वेशन है बेसिकली, तो आइडियल गैस इक्वेशन है तो आप देखोगे प्रेशर एंड वॉल्यूम में एक दूसरे के काउंटर इफेक्ट्स है, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, प्रेशर डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, तो एक दूसरे को बैलेंस करे, तो दोनों का इफेक्ट एक तरीके से बैलेंस्ड है, और ये वैल्यू आपको जनरली कांस्टेंट नजर आएगी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब इसमें चेक करोगे तो वेलोसिटी में एज सच कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वेलोसिटीज में एज सच कोई देखने को चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो जो जनरली हमारा माइंड में ये रहता है कि प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी भी बढ़ी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी का, वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के साथ टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली है वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के साथ, बट हाँ प्रेशर के साथ एज सच कोई रिलेशन नहीं है, जब तक आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, जब तक अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तब तक की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा भी है फॉर अ गिवन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तब टोटली अलग फिनोमेना देखने को मिलेगा आपको। हाँ, अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट मेंटेन करके रखा है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, तो एक दूसरे को ये काउंटर कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट इनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहां पे चेक करोगे तो वेलोसिटी का में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप एक गिवन टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तो वो चीज है। बट हाँ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तब प्रेशर की चेंजेस की बात करो तो डेफिनेटली वेलोसिटी विल चेंज, बट फॉर अ गिवन टेम्परेचर वेलोसिटी विल नॉट चेंज, क्योंकि प्रेशर नहीं, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स के साथ। तो हम बोलते हैं ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, तो वो चीज है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा इसमें, कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड एंड गैस इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको आप याद रखना, क्योंकि इसमें जनरली मिस्टेक करते हैं, डायनेमिक बोला है, काइनेमेटिक नहीं बोला है। ठीक है, ये चीज मैं बोल रहा हूं, डायनेमिक बोला है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, डायनेमिक विस्कोसिटी नॉट काइनेमेटिक। तो ये जो हमने एनालिसिस देखा है सिंपली किसका देखा है? डायनेमिक विस्कोसिटी का एनालिसिस देखा है। ठीक है, डन। तो यहां में समझ में आ गई बात, सब कंडीशंस। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे किसका,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी का एनालिसिस, इसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेकंड। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मीटिंग इज वेटिंग आ रहा है बेबी। बहुत सारे स्टूडेंट को आई थिंक शायद इन्फॉर्मेशन गया ही नहीं है, मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर किसी का भी बीच में क्लास मिस हुआ है ना तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, आपने रिकॉर्डिंग में देख लेना एक बार वो चीज। ठीक है, वो आज हुआ थोड़ा सा एरर। ठीक है, तो जिनका भी क्लास मिस हुआ है पार्ट, वो एक बार जरूर रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, चलो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। अगेन सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लिक्विड। ठीक है, लिक्विड हम देखते हैं। वही सबसे पहले टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये हमें डायरेक्टली रिलेशन पता है कि भाई डायनामिक विस्कोसिटी विल डिक्रीज। ठीक है, हमने वो ऑलरेडी लिख लिया रिलेशन की कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीज तो डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज। पूछा तो काइनेमेटिक है ना, तो काइनेमेटिक आपको पता है कि बेसिकली क्या है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो रिलेशन है वो है डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब जरा इसको ध्यान से देखना, ये वाली चीज। डायनामिक आपको पता है डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डायनामिक डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर, देखो प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम जनरली बोल रहे हैं इनकंप्रेसिबल। अगर मैं टेम्परेचर का इफेक्ट कंसीडर भी करूं, लेट सपोज टेम्परेचर का इफेक्ट मैं कंसीडर भी करूं, टेम्परेचर का इफेक्ट मैं कंसीडर करता हूं तो डेंसिटी क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए? डिक्रीज और इंक्रीज? डिक्रीज। यस, एग्जैक्टली करेक्ट, डिक्रीज। अब एक चीज बताओ, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज। पॉइंट ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में आप देख रहे हो न्यूमरेटर में डायनामिक, डिनोमिनेटर में डेंसिटी, दोनों ही डिक्रीज। बट डायनामिक का डिक्रीज होना काइनेमेटिक को डिक्रीज कराता है, बट डेंसिटी डिनोमिनेटर का डिक्रीज होना काइनेमेटिक को इंक्रीज कराता है। ये बात सही है? ये बात समझ में आई? तो मैं क्या बोलूं, काइनेमेटिक इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? काइनेमेटिक इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? फिर डिपेंड्स ऑन व्हाट? कौन ज्यादा डिक्रीज हुआ? हाँ, तो वही तो बताओ कौन ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा। क्या लगता है आपको? आप सोचो ना, आपको माइंड में क्या नजर आ रहा है कि कौन सा पैरामीटर ज्यादा डिक्रीज होना चाहिए? डायनामिक विस्कोसिटी, नॉट डेंसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। डेंसिटी में उतना चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आप पानी को बॉईल करते हो टेम्परेचर, तो कितना वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो जाता है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। वाटर को आप इंक्रीज हीट अप कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर उसको बॉइलिंग कर रहे हो, तो कितना ही वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, डेफिनेटली डिक्रीज होता है कुछ, लेकिन ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत ज्यादा ही वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो डेंसिटी में चेंजेस देखने को मिलेंगे, नो डाउट, बट उतने नहीं देखने को मिलेंगे। बट डायनामिक विस्कोसिटी विल डेफिनेटली डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपने धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करा तो डेफिनेटली डायनामिक विस्कोसिटी उसी के प्रोपोर्शनल में डिक्रीज करती चली जाएगी, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा उनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होते चले जाएंगे। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिक्रीज होते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा? विस्कोसिटी विल डिक्रीज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि कौन दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस बाय द मोर रेट। डिक्रीजेस मतलब डिक्रीमेंट, ऐसा बोलोगे, डिक्रीमेंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज मोर एज कंपेयर टू डेंसिटी। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि ये हमारे पास देखने को मिला। तो मैं इन टोटल ऐसा लिख सकता हूं
कि भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी will decrease with a more rate. Kinematic viscosity will decrease with a more rate. ठीक है, ये बात समझ में आई किसी को? डाउट तो नहीं किसी को इसमें? ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही डिक्रीज कर रहे हैं, ये बात सही है, बट क्या होगा? ठीक है, बट होने क्या वाला है? ठीक है, इसको यहां पे एक सी लिखेंगे क्योंकि डबल तो आपका डायनामिक हो रहा है, एक डिक्रीज आपका डेंसिटी हो रहा है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज। अब पता है क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ये एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इंटरव्यू में जो जनरली क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है कि देखो आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको ये सबको पता है डायनेमिक विल डिक्रीज, ठीक है, डायनेमिक विल डिक्रीज एंड काइनेमेटिक विल आल्सो डिक्रीज। बट डिफरेंस क्या है दोनों के डिक्रीज होने में? ये बात सबको पता है कि ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा, लिक्विड के केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज कर रहा है, हमने ये चीज देख ली। बट डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि डायनामिक जो डिक्रीज कर रहा है वो ज्यादा रेट से डिक्रीज कर रहा है, काइनेमेटिक थोड़ा कम रेट से डिक्रीज करेगा। यस एग्जैक्टली अनवर, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि डेंसिटी का डिक्रीज होना तो इसको इंक्रीज करा रहा होगा, ठीक है ना। यहां पे दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व है, डेंसिटी का डिक्रीज होना काइनेमेटिक को इंक्रीज करा रहा होगा, तो इसलिए आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। बट अगर आप डायनामिक की बात करते हो, डायनामिक ज्यादा रेट से डिक्रीज कर रहा होगा, तो रेट ऑफ डिक्रीमेंट इज मोर फॉर डायनामिक विस्कोसिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब जब भी आप इंटरव्यू देते हो या फिर आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हो जहां टिपिकली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हाँ, गेट में ऐसा जितना क्वेश्चन नहीं पूछते कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल में, बट इंटरव्यूज में जनरली क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, तो आपको ये बातें याद रखनी होगी, ठीक है। तो आप यहां पे एक पॉइंट जरूर लिख लेना कि द रेट ऑफ डिक्रीमेंट is more ठीक है। मोर और लेस इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं डायनेमिक ज्यादा रेट से डिक्रीज होगा, काइनेमेटिक थोड़ा कम रेट से डिक्रीज होगा, डिक्रीज दोनों ही होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये चीज जनरली पूछा जाता है कई बार, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? करेक्ट, ठीक है। तो ये तो लिक्विड हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लिख लेते हैं, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, अगर कोई नोट कर रहा है तो इसको नोट कर लो। देन हम डिस्कस करेंगे गैस। गैस का हमें डिस्कस करना है। अच्छा, इसमें तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया टेम्परेचर के साथ, बट अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम बात करें फॉर लिक्विड, प्रेशर के साथ क्या देखने को मिलेगा इफेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज? काइनेमेटिक विस्कोसिटी का जो वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर हमने देख लिया, बट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर फॉर लिक्विड्स नो इफेक्ट। यस बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल हम जनरली कंसीडर कर रहे हैं लिक्विड्स को, तो डेंसिटी में चेंज नहीं, और ऑलरेडी हमने बोला है डायनामिक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है प्रेशर पे। तो सिंपली यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं नोट करके, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी does not vary with the kinematic viscosity of liquid। ऐसा लिखना पूरा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट वेरी विद प्रेशर, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट वेरी विद प्रेशर, ठीक है,
क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट, बिकॉज जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, जनरली हम क्या कंसीडर कर रहे होते हैं कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल, जनरली लिक्विड्स आर considered as incompressible. ठीक है, जनरली लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स को हम इनकम्प्रेसिबल बोल सकते हैं। ठीक है, डन, इसको नोट कर लो, लास्ट वाला पॉइंट ये नोट वाला। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डज नॉट वेरी विद प्रेशर and generally liquids are considered as incompressible, correct? चलो ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमें देखना है गैसेस। गैसेस के साथ कैसा वेरिएशन है, अगेन सबसे पहले हम देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज आपको पता है डायनामिक विस्कोसिटी will increase, dynamic viscosity will increase। अब जरा काइनेमेटिक को भी देख लेते हैं, डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब जरा ये बताओ डेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे डेंसिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज। हाँ, अरे मैं डेंसिटी पूछ रहा हूं, काइनेमेटिक तो इंक्रीज होगा, ठीक है ठीक है। डेंसिटी की बात करते हैं फॉर अ गैस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सपेंशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। डेंसिटी डिक्रीज और डायनामिक विस्कोसिटी विल इंक्रीज। अब यहां तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि कोई इंक्रीज करा रहा है डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही इंक्रीज करा रहे हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी को, दोनों ही इंक्रीज करा रहे हैं किसको, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो डेफिनेटली काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि डायनामिक तो इंक्रीज कर रहा है, डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, बट डेंसिटी का डिक्रीज होना काइनेमेटिक का इंक्रीज होना है, तो दोनों ही डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी को इंक्रीज करा रहे हैं, करेक्ट। ये बात हमें समझ में आती है बिल्कुल, कि टेम्परेचर बढ़ाया तो डायनामिक भी बढ़ा, काइनेमेटिक भी बढ़ा, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। बट अगेन यहां पे क्वेश्चन आएगा फिर से, ठीक है, ये चीज तो हटा देते हैं इसे। देखो क्वेश्चन वही आएगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, सबको पता है कि भाई डायनामिक बढ़ेगा, काइनेमेटिक भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है, डायनामिक भी बढ़ रहा है, काइनेमेटिक भी बढ़ रहा है, डिफरेंस कहां पे, डिफरेंस कहां पे देखने को मिलेगा, काइनेमेटिक विल इंक्रीज मोर। हाँ यस बिल्कुल करेक्ट अनवर, बिल्कुल, कि पॉइंट ये है कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट, अच्छा ये जो लेस और मोर बोल रहे हैं हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, वरना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायनामिक बढ़ेगा, तो ये इंक्रीज डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू डायनामिक एंड काइनेमेटिक हो रहा है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रेट ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इज हाई, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपको साथ साथ याद रखना है, बढ़ तो दोनों ही रहे, बढ़ तो दोनों ही रहे, बट क्या हो रहा है, काइनेमेटिक वाला ज्यादा रेट से बढ़ गया, ठीक है। ये चीज डायनामिक बढ़ रहा है, काइनेमेटिक बढ़ रहा है, बट काइनेमेटिक ज्यादा रेट से बढ़ा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज पॉइंट आपको याद होगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो डायनामिक विस्कोसिटी का रिलेशन देखा था, इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T, ये बात बिल्कुल सही है। और डेंसिटी के साथ रिलेशन कैसा है टेम्परेचर का,
इनवर्स का, ये दोनों बात ही सही है, करेक्ट है, ये दोनों चीजें करेक्ट। तो जब मैं काइनेमेटिक के साथ बोलूंगा टी टू दी पावर क्या होगा, टी टू दी पावर क्या लिखना चाहिए हमें, जल्दी बताओ मैथमेटिक्स से, तो क्या लिखे यहां पे, टी की पावर क्या लिखना चाहिए, 3/2, यस, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T की पावर 3/2, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक, ये बात समझ में आ गया हमें। ये तो हो गया टेम्परेचर के साथ वेरिएशन। अब प्रेशर भी देख लेते हैं, अब क्या नेक्स्ट प्रेशर भी देख लेते हैं, देखो, ठीक है, टेम्परेचर हमने लिख लिया, ठीक है। अब प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज है तो भाई हमें पता है कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस तो खैर कांस्टेंट ही रहेगा, कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलने वाले, बट डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस क्या होगा, density of a gas will increase because as you increase the pressure the compression will take place, मतलब volume will decrease, volume will decrease, it means density, mass upon volume, volume decrease तो density will increase, correct। and इन दोनों का ही इफेक्ट क्या होगा, काइनेमेटिक डिवाइडेड बाय काइनेमेटिक इक्वल्स टू डायनामिक डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये, और यहां पे आप देखोगे ये तो भाई कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, बट ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिला आपको, प्रेशर बढ़ाया तो डायनामिक वाला तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या देखने को मिला, डिक्रीज, ठीक है, यस एग्जैक्टली। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई यहां पे हम बोल सकते हैं कि भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस with increase in pressure, with increase in pressure, ठीक है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या करके डिक्रीज, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। देखो काइनेटिक विस्कोसिटी लिक्विड के केस में आपको पता है, ये इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही डिक्रीज करते हैं, डायनामिक काइनेमेटिक दोनों डिक्रीज, बट कौन ज्यादा डिक्रीज कर रहा है वो आपको देख लेना है, ये डायनामिक ज्यादा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। फिर हमने बात करी फिर इसमें में प्रेशर, ठीक है, ये वाली चीज कि भाई टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेमेटिक डायनामिक दोनों ही बढ़े, बट काइनेमेटिक ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेंसिटी डिक्रीज करना भी काइनेमेटिक को इंक्रीज कराता है। ये दो छोटी छोटी पॉइंट्स ऐसे है ना, ये जनरली इंटरव्यू में जरूर पूछ रहे हैं, इंटरव्यू में आप देखोगे जनरली ये चीजें बहुत पूछी रहती है, ठीक है। तो ये चीज हमने कर लिया डिस्कस, ठीक है। तो ये सारा हमने वेरिएशंस देख लिए, विस्कोसिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए अभी तक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखना सबसे पहले, तो ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो, क्वेश्चन लिखो एक, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ फ्लो over a flat plate, over a flat plate, over a flat plate is given by
u equals to y minus y square. ठीक है, u equals to y minus y square, in which u is velocity, in meter per second, and in which u is velocity in meter per second. एंड की जगह लिखना एट अ डिस्टेंस, एंड को काट लेना, इसमें लिखना एट अ डिस्टेंस y मीटर, एट अ डिस्टेंस y मीटर above the plate, y मीटर above the plate. What is the full stop, आगे लिखना इसी में, what is the shear stress value at y equals to 0.15 meter, at y equals to 0.15 meter, ठीक है, 0.15 meter, if the dynamic viscosity is 8.0 poise, ठीक है, ये सब गिवन चीज है। मीनाक्षी कितना आंसर? 0.56, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड। मीनाक्षी की स्पीड तेज है, ठीक है। यह स्पीड बहुत कुछ मैटर करती है, आप क्वेश्चन कितनी स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, क्योंकि ना स्पीड इसलिए मैटर करती है, जो क्वेश्चन इजी है वो अगर आप बहुत क्विकली कर रहे हो, बहुत कम टाइम में कर रहे हो, तो आपको टाइम मिलेगा उन क्वेश्चन के लिए जिसमें ज्यादा टाइम इन्वॉल्व है, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। ये बात ध्यान से समझना। 165 क्वेश्चन है, 65 में से 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे बहुत इजी से, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ये मान सकते हैं। अगर आप उन 20 क्वेश्चन को बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत जल्दी, तो क्या होगा, जो टाइम बचेगा ना, वो टाइम आप यूटिलाइज कर पाओगे उन क्वेश्चंस में जो क्या है, थोड़े रिलेटिवली टफ है, और वो जहां पे ज्यादा टाइम लगना ही लगना है। सोचने में आपको टाइम लगना है, अप्रोच डिसाइड करने में टाइम लगना है, फिर देन कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें स्पीड बहुत फास्ट से करना है, क्वेश्चन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखना, सिंपल क्वेश्चन स्पीड फास्ट जरूरी इसलिए है ताकि वो जो टाइम आपने सेव किया है आप उसको यूटिलाइज कर पाओ उन क्वेश्चंस के लिए जहां पर रिलेटिवली ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या बोला, शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको डायरेक्टली पता है, टाउ इक्वल्स टू म्यू ड्यू बाय डी वाई, ठीक है। कहां पे निकालना है, y इक्वल्स टू 0.15 मीटर, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये वैल्यू कहां पे निकालनी है, 0.15 मीटर पे, ठीक है। तो सिंपली वेलोसिटी का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू y दिया है, मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल दी है बेसिकली आपको, तो du बाई डी वाई आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। ये हो जाएगा 0, सॉरी ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2y, ठीक है। और यहां पे आपको वैल्यू रखनी है y इक्वल्स टू 0.15 की, ठीक है। और ये वैल्यू उठा के आप यहां पे रख दो। बस दिक्कत ये कि पॉइज दिया है, हमेशा ये चीज याद रखना, पॉइज में ही आपको मेंशन होंगी चीजें, जितने भी विस्कोसिटीज हैं पॉइज या स्ट्रोक्स में देंगे, फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई यूनिट में। अब ये पॉइज आपको याद होगा, हमने एक चीज नोट करी थी, 1 पॉइज इक्वल्स टू क्या है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये चीज। तो 0.8 हो गया आपका, सिंपली 0.8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, जब आप 0.15 इसमें पुट कर दोगे, तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर आएगा, ठीक है, जो आंसर आ रहा है इट इज 0.56 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखो इसी में। ठीक है, क्वेश्चन लिखना, अ फ्लैट प्लेट ऑफ a flat plate of 0.1 meter square area is pulled at 30 centimeter per second. 30 centimeter per second relative to the another plate located at a distance, भारत, हाँ स्टार्टिंग से मैं रिपीट कर रहा हूं, a flat plate of 0.1 meter square area is pulled at 30 centimeter per second relative to another plate located at a distance of 0.01 centimeter from it. ठीक है, फुल स्टॉप। The viscosity of fluid is 1 centipose. The viscosity of fluid is 1 centipose. ठीक है, then find the power required to maintain the velocity. सर 0.9 वॉट्स है। 0.9 9 सही है, बट बाकी चीजें एक बार चेक करना, शायद सबका 0.9 आ रहा है।
0.009, 0.09, यही तो बात है, पॉइंट का खेल है सिर्फ। आंसर क्या है सर? आंसर तो आप बताओगे, देखो 0.9 है, 0.009 है, 0.09, ये सब ऑप्शंस में ही है, समझ लो ऐसा। ठीक है, इसे सॉल्व करो जस्ट। ठीक है, 0.09 आ रहा है, 0.09। ठीक है, 0.09 बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको पावर पूछा है ना, बट पावर पूछने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शेयर फोर्सेस कितने लग रहे होंगे, क्योंकि शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फोर्स अपॉन एरिया म्यू du बाय dy। ठीक है, क्योंकि जब आप पावर निकालोगे तो ऑब्वियस ही बात है, पावर के लिए आपको ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी करना पड़ेगा। अब सेंटीपॉइस दिया है बेसिकली विस्कोसिटी, ठीक है, 1 सेंटीपॉइस मतलब 1/100 पॉइस, बोलने का मतलब 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो बात ठीक है, ये सब आपने एसआई में कर दिया, जो डिस्टेंसेस दे रखे वो सेंटीमीटर में दे रखे, वेलोसिटी भी सेंटीमीटर में दे रखी, मीटर्स में उसे कन्वर्ट कर लोगे बेसिकली। ठीक है, तो वो चीज है, आपको ये पता है डायरेक्टली वेलोसिटी आपको जो दिया है यहाँ पे, वेलोसिटी आई थिंक कुछ दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है ये। ठीक है, और आपको जो ये डिस्टेंस दिया है इट इज 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, इसको चेंज करना चाहो कर सकते हो डायरेक्टली, ये हो जाएगा आपका 0.01 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो ये सब वैल्यूज रखोगे तो ऑब्वियसली बात आंसर आएगा 0.09। ठीक है, 0.009, 0.9 नहीं, 0.09 आंसर आएगा। ठीक है, जब वेलोसिटी के साथ, क्योंकि यहां से आपको निकालना क्या है, यहां से आपको निकालना है ये शेयर फोर्स। एक बार ये शेयर फोर्स का वैल्यू आ गया, क्योंकि एरिया आपको गिवन है ऑलरेडी, एरिया आई थिंक शायद मीटर स्क्वायर में गिवन है। ठीक है, बस फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है, मल्टीप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट फिर। ठीक है, तो यहां से आप डायरेक्टली आंसर निकालोगे, आंसर जो आ रहा है 0.09 वॉट। ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, 0.09 ही आएगा वॉट। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना, गेट में आया था बेसिकली मैकेनिकल में, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्वेश्चन लिखना, द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, द काइनेमेटिक viscosity of air at 20 degree Celsius, kinematic viscosity of air at 20 degrees Celsius is 1.6 into 10⁻⁻5 meter square per second, 1.6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखना, इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 1.6 10 to the power minus 5 meter square per second. Find the kinematic viscosity at 70 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, फाइंड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट 70 डिग्री सेल्सियस. क्या आंसर होगा निकालो. ये आपका बेसिकली मैकेनिकल में पूछा था, काफी पहले का क्वेश्चन है. क्या आंसर आने वाला है, इस निकालो फटाफट. So 2.2 into 10 to the power minus 5. 2.2. सिंपल वही रिलेशन यूज करना है, मैं आपको पता होगा. ये जो हमने रिलेशन लिखा था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 3/2. टेम्परेचर्स को आप केल्विन में रखोगे. केल्विन आपको पता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ना. सिंपल जस्ट 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर. 2.2 रहता है. 2.026 अनुभव करेक्ट. ये रिलेशन यूज करना है, बट टेम्परेचर को केल्विन में रखना है. 2070 यूज नहीं करोगे आप, केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद यूज करोगे. तो आप जब इक्वेशन लिखोगे ना, तो इक्वेशन क्या बनेगी? ठीक है, एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये इसका वैल्यू तो हमें खैर पता है, 1.6 इंटू 10 to the power minus 5. ठीक है, और इसके लिए ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ. टेम्परेचर है हमारा 20 तो 20 प्लस 273. ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए 70 डिग्री सेल्सियस ना. तो यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा 70 प्लस 273. तो यहां से काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ अ गैस 2.026 समथिंग आएगा 10 to the power minus 5. 2.026 आएगा. एक बार चेक कर लो, यही आंसर आना चाहिए. पावर्स सॉरी, हाँ पावर्स भी लिखना होगा यहाँ पे 3/2. ठीक है, रेशियो ले लेंगे बेसिकली, तो प्रोपोर्शनल साइन कैंसिल आउट होगा तो रेशियोज में. चेक कर लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. सबका यही आ रहा है, आ गया ना सबका 2.026. ठीक है, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन आप याद रखोगे तो आ जाएगा आंसर. ठीक है, जस्ट मैथमेटिक्स है, बट ये रिलेशन में इसलिए कराया क्वेश्चन क्योंकि ये चीज बहुत पहले आई है. ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो ऐसे थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, वहां पे पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको. ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना इसी में. कंसिडर अ फ्लूइड फ्लो. कंसिडर अ फ्लूइड फ्लो. कंसिडर अ फ्लूइड फ्लो between two horizontal, between two ऐसे लिख लेना, two infinite horizontal plates. Between two infinite horizontal plates which are parallel, ठीक है, which are parallel and the gap between them
and the gap between them is 50 mm. Is 50 mm. Full stop. The top plate is sliding parallel to the stationary bottom plate at a speed of 3 meter per second. ठीक है, sliding parallel to the stationary bottom plate at a speed of 3 meter per second. Full stop. The flow between the plates is due to the motion of the top plate. Full stop. The force per unit area required to maintain the bottom plate stationary is, ठीक है, viscosity of air आपको दिया है, viscosity of the fluid, sorry not air, viscosity of a fluid आपको दिया है यहाँ पे 0.44 kg मीटर सेकेंड. ठीक है, 0.44 kg मीटर सेकेंड हो गया. एंड डेंसिटी 888. And density is 888 kg per meter cube. ठीक है, सिंपल. अगेन सेम क्वेश्चन है वो. कितना आंसर आएगा इसमें, फटाफट निकालो. सिंपल. फोर्स पर यूनिट एरिया पूछा है ना. वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है बेसिकली दोनों के बीच में. फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिकली मतलब क्या पूछ रहा है, स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, बस सिंपली बोल दिया फोर्स पर यूनिट एरिया. 26.4 यस करेक्ट. अंश. मीनाक्षी यस 26.4. ठीक है 26.4. ठीक है, हाँ सही है. ठीक है, इसमें अभी और कुछ एक दो पार्ट्स. अब इसमें ना ये विस्कोसिटी वाला पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, बट विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं अलग अलग तरीके. जैसे एक सर्कुलर डिस्क हो गया, उसमें कितना टॉर्क का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, एक वो क्वेश्चन हो गया. फ्लो बिटवीन प्लेट्स हो गया, एक ये केस होता है. इंक्लाइंड प्लेन में मोशन हो रहा है, वो केस. डिफरेंट 4-5 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली स्टैंडर्ड जो वैरायटीज है वो हमें पार्ट डिस्कस करना. ठीक है, बाकी इतना बेसिक पार्ट हमने विस्कोसिटी कंप्लीटली समझ लिया. थ्योरी पॉइंट पूरा क्लियर हो चुका है कि डायनामिक काइनेमेटिक का वेरिएशन टेम्परेचर प्रेशर के साथ कैसे होगा, ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट हमारा जो है न्यूमेरिकल पार्ट है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो मोस्टली कोशिश करेंगे क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हो, क्योंकि इसमें फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. तो क्या होगा, क्वेश्चन पहले से स्क्रीन पर रहेगा तो आपको इजी भी रहेगा नोट डाउन करने में भी. ठीक है, या फिर आप बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो, पहले सिंपली क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन डिक्टेट करने में काफी टाइम जाता है. ठीक है, तो क्लास ही एंड करते हैं एक्चुअली. इसके बाद फिर दूसरी भी क्लास है पैरेलल में. तो वो आज एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ा मीटिंग का कुछ इश्यू था कि वो रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रहा था, इसलिए क्लास स्टार्ट नहीं हुई. ठीक है, तो इस वजह से बाकी किसी का भी क्लास मिस होगा तो रिकॉर्डिंग तो खैर ये अपलोड हो जाएगी, तो वो आप वहां से देख सकते हो. बाकी सैटरडे कल ऑफ है. ठीक है,
कल स्पेसिफिकली ऑफ है, बाकी तो वैसे सैटरडेज क्लास चलेंगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे। ऑलरेडी हमने जितना कवर कर लिया, एक बार उसको रिवाइज करोगे, आधा घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस उतना रिवाइज कर लेना। अब मंडे को हम जो भी करेंगे डिस्कस, विस्कोसिटी वाले सबसे पहले प्रॉब्लम्स करेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं विस्कोसिटी के, सबसे पहले हम वो कवर करेंगे। फिर हम बाद में आएंगे उसके बाद सरफेस टेंशन, देन कैपिलरिटी। न्यूमेरिकल्स हम साथ साथ क्लास में, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हम क्लास में करेंगे, बाकी जो भी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल जो भी होंगे वो टेस्ट में आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें विस्कोसिटी के डिफरेंट जो कैटेगरी के क्वेश्चंस बनेंगे अलग अलग वैरायटी के, वो हम क्लास में कवर कर लेंगे। फिर देन हम थ्योरेटिकल पार्ट जैसे सरफेस टेंशन या कैपिलरिटी उसमें आएंगे, ठीक है। तो आज क्लास ये एंड करते हैं, ठीक है। और बाकी ये चीज को रिवाइज कर लेना, ये वाला चीज जितना भी हमने डिस्कस किया, वेरिएशन वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है, बाकी जो हमने जितना भी डिस्कशन किया ये वाली चीज, मतलब थ्योरेटिकल पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूटोनियन में विस्कोसिटी कांस्टेंट, यस मीनाक्षी, देखो जब आप बात करते हो, एक सेकेंड, न्यूटोनियन बोलने का मतलब क्या है कि विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, या ये बोलो डी थीटा बाई डी टी, ये प्रोपोर्शनल है ना। तो जब आप यूज करोगे यहाँ पे, ये म्यू बेसिकली कांस्टेंट है, इट इज अ कांस्टेंट। तो जब आप म्यू निकाल रहे हो, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ, ये म्यू बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप अब लगेगा कि वेलोसिटी, ये विस्कोसिटी वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप ये देखो, शेयर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो फ्लूइड में तो ये भी बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ाओगे तो ये चीज भी बढ़ेगी, इसको डिक्रीज करोगे तो ये चीज भी डिक्रीज करेगी। तो पैरामीटर, ये इन दोनों का रेशियो जो की विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट ही रहने वाला है, इसलिए इसको हम एज अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोल देते हैं फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये स्लोप है बेसिकली। जब आप डायग्राम बनाओगे, वेरिएशन देखोगे जब भी, एंगुलर डिफॉर्मेशन का और साथ साथ शेयर स्ट्रेस का, तो ये तो जस्ट एक स्ट्रेट लाइन बनती है, लीनियर लाइन। ये जो स्लोप है बेसिकली, ये स्लोप ही तो बेसिकली आपका विस्कोसिटी है। तो जैसा शेयर स्ट्रेस इंक्रीज, उसके अकॉर्डिंगली आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इंक्रीज, शेयर स्ट्रेस डिक्रीज, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन विल डिक्रीज, तो ये रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट, इट मींस विस्कोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। ये चीज अब नेक्स्ट हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल के बाद, जो हम थ्योरेटिकल पार्ट है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, उसमें हम देखेंगे कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जहां आप शेयर स्ट्रेस इंक्रीज करते हो धीरे धीरे, या रेट ऑफ डिफॉर्मेशन चेंज कर रहे हो, तो विस्कोसिटी में भी चेंजेस देखने को मिल रहा है। मतलब उनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, ये जो हमने डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा ना, ये तो जस्ट एक आइडियलाइजेशन है, मतलब कुछ फ्लूइड्स के साथ बिल्कुल फिट बैठता है, बट बहुतों के साथ नहीं होता ये चीज, तो वो चीज अलग है, वो आपका अलग से आता है, वो रियोलॉजी वाला पार्ट है जिसमें डिस्कस करेंगे, डायलेटेंट, ठीक है, सूडोप्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक, रियोपैक्टिक, वो सब चीजें। बट जब आप न्यूटोनियन की बात करते हो तो ये चीज तो हमेशा वैलिड रहेगी कि प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियस सी बात है, दिस विल बी द कांस्टेंट, जो कोफिशिएंट आया है बेसिकली ये तो कांस्टेंट पैरामीटर। तो न्यूटोनियन फ्लूइड्स के में वो कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये चेंजेस, नॉट कि वो अपने प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज उसके रिस्पेक्ट की बात नहीं हो रही है, सिंपली ये आपके जो शेयर स्ट्रेसेस जो अप्लाई किए उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये लाइन है स्ट्रेट लीनियर वेरिएशन दिख रहा है तो इसका स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम मंडे को मिलते हैं।